नमस्ते। एक स्पेस एंथुजियास्ट या एक स्टूडेंट होने के नाते आपने कभी ना कभी नासा और इसरो के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो आज के इस ब्रीफिंग में हम इन दोनों दिग्गज ग्लोबल स्पेस एजेंसीज की एक इन डेप्थ तुलना करने वाले हैं। हम इनकी बिल्कुल अलग शुरुआत, इनके अलग अलग लक्ष्य और आज के दौर में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है। आखिर क्या वजह है कि लगभग एक ही दौर में शुरू होने के बावजूद इन दोनों स्पेस एजेंसीज के बजट, उनके काम करने के तरीके और उनके गोल्स में इतना जमीन आसमान का अंतर है? चलिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस जियोपॉलिटिकल माहौल में जिसने इन शानदार संस्थानों को जन्म दिया। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हम इस ब्रीफिंग में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम कोल्ड वॉर के असर को समझेंगे, फिर इसरो की आम सी शुरुआत, उसके बाद उनके अलग-अलग मिशंस, फिर बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर और आखिरी में हम देखेंगे उनका एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का भविष्य। तो चलिए, शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द कोल्ड वॉर कैटलिस्ट। अंतरिक्ष की ओर इंसानियत की पहली उड़ान की नींव दरअसल एक भयानक सुपर पावर राइवलरी ने रखी थी। शुरुआती स्पेस एक्सप्लोरेशन मुख्यतः अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की एक रेस थी। 1947 के आसपास कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़ी, जहां दोनों देश अपनी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करके सबसे बेहतर साबित करना चाहते थे। फिर 1957 में सोवियत्स ने स्पुतनिक लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया। इसके ठीक जवाब में 1958 में अमेरिका ने अपना एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया और नासा की स्थापना की। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसी होड़ में नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान को सीधा चांद पर ही उतार दिया। और इस पूरे दौर का माइंडसेट हमें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की इन मशहूर लाइंस में दिखता है। उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने चांद पर जाने का चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि यह आसान है, बल्कि इसलिए किया क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। नासा का सबसे बड़ा मकसद उस वक्त ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी दिखाना था, जिससे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर साबित किया जा सके। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इसरो की शुरुआत, जो कि इन सबसे बिल्कुल ही अलग और समानांतर परिस्थितियों में आकार ली रही थी। जहां एक तरफ अंतरिक्ष में ताकत दिखाने की रेस चल रही थी, वहीं भारत का स्पेस प्रोग्राम बेहद कम संसाधनों के साथ शुरू हो रहा था। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन शुरुआती दिनों में इसरो के रॉकेट पार्ट्स लिटरली साइकिल और बैलगाड़ी पे ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। उनका पहला कंट्रोल रूम एक गांव के बिशप के कमरे में था और बेंगलुरु के एक टॉयलेट को तो सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर में बदल दिया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो का मकसद किसी स्पेस रेस को जीतना नहीं था, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने देश के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल करना था। यही वजह थी कि इन दोनों एजेंसीज के मकसद बिल्कुल अलग दिशा में चले गए। आइए इस तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो अहम बात यह है कि जहां नासा ने शुरू से ही डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, नई टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स और अंतरिक्ष में इंसान की मौजूदगी बढ़ाने पर पूरा फोकस रखा, वहीं इसरो ने शुरुआती दौर में अपना पूरा ध्यान जमीनी और व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने पर लगाया, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए सैटेलाइट नेटवर्क बनाना। इसरो का मुख्य लक्ष्य एक विकासशील देश को सोशियो इकोनॉमिक फायदा पहुंचाना था। हालांकि आज इसरो भी मार्स और मून मिशंस कर रहा है, पर उनकी नींव हमेशा सोसाइटी की भलाई के लिए ही रखी गई थी। जाहिर है, इन अलग-अलग लक्ष्यों का असर दोनों एजेंसीज के फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ना ही था। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए, $24 बिलियन। ये नासा का अनुमानित सालाना बजट है। इतने विशाल बजट की वजह से ही नासा के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अकेले हजारों मिशंस कंडक्ट कर पाते हैं। अगर हम इसको भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लगभग $1.7 बिलियन के बजट से कंपेयर करें, तो नासा का बजट लगभग 20 गुना ज्यादा है। और ध्यान रखिए, आईएसआरओ तो इस बजट का बस एक हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। पर असल जादू तो यहाँ दिखता है। इसरो अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कम खर्च में बेहतर नतीजे देने के लिए मशहूर है। देखिए, नासा का सोलार मिशन स्टेरियो करीब $550 मिलियन का था, जबकि इसरो का आदित्य L1 सिर्फ 55 मिलियन का। वीनस के लिए नासा के मिशंस का अनुमान $1 बिलियन है, जबकि इसरो का शुक्रयान लगभग 62 से 125 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। और सबसे कमाल की बात, इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन सिर्फ $74 मिलियन में पूरा हो गया। ये बजट तो हॉलीवुड की साईफाई फिल्म द मार्शियन के प्रोडक्शन बजट से भी कम था।
है ना, बिल्कुल अनोखी मिसाल। लेकिन ऐतिहासिक रूप से बजट और मकसद में इतना अंतर होने के बावजूद अब कहानी बदल रही है। ये हमें हमारे आखिरी पॉइंट पर ले आता है, अ कोलैबोरेटिव फ्यूचर। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपटीशन से हटकर इंटरनेशनल यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसकी एक शानदार झलक भारत के आने वाले गगनयान मिशन में देखी जा सकती है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले और दूसरे स्टेप में अनमैन्ड सेफ्टी टेस्ट फ्लाइट्स होंगी और फिर आखिरी स्टेप में 3 लोगों का एक क्रू 5 से 7 दिनों के लिए धरती की आकाशगंगा में चक्कर लगाएगा। खास बात यह है कि इस मिशन में ग्लोबली मिलके काम हो रहा है। रशियन स्पेस एजेंसी भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रही है और फ्रेंच स्पेस एजेंसी मेडिकल टीम को ट्रेनिंग दे रही है। दरअसल इस मिलजुल कर काम करने की शुरुआत 1975 के अपोलो सोयूज मिशन से ही हो गई थी। जब अंतरिक्ष में पहली बार मिलकर एक हैच खोला गया तो एस्ट्रोनॉट्स ने कहा था, जब हमने अंतरिक्ष में ये हैच खोला तो हमने पृथ्वी पर मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस मोमेंट को ऑफिशियल स्पेस रेस का अंत माना जाता है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि पुराने कोल्ड वॉर के राइवलरीज भी अब पार्टनर्स बन सकते हैं। तो अब जब स्पेस रेस का वो प्रतिस्पर्धा वाला दौर खत्म हो चुका है और पूरी दुनिया की एजेंसीज पूरी इंसानियत के हित के लिए एक साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर रही हैं, तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक साथ मिलकर हमारी ये इंसानियत आखिर इस अनंत अंतरिक्ष में और कितनी दूर तक जाएगी? हमारी पहुंच की आखिरी सीमा अब क्या होगी? इन्हीं विचारों के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।